नहा धोकर नीचे के 3 साढ़े 3 कपड़े पहने जोगिया रोज की तरह उस दिन भी अलमारी के पास आ खड़ी हुई और मैं अपने हाथ से थोड़ा पीछे हटकर देखने लगा। ऐसे में दरवाजे के साथ जो लगा तो चूं की एक बेसुरी आवाज पैदा हुई। बड़े भैया जो पास ही बैठे शेव बना रहे थे मुड़कर बोले, क्या है जगल? कुछ नहीं मोटे भैया, मैंने इन्हें टालते हुए कहा। गर्मी बहुत है और मैं फिर सामने देखने लगा। साड़ी के सिलसिले में जोगिया आज कौन सा रंग चुनती है। मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ता था। रंग मेरे हवास पे छाए रहते थे। रंग मुझे मर्द औरतों से ज्यादा नातिक मालूम होते थे और आज भी होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग बेमायना बातें भी करते हैं लेकिन रंग कभी मायने से खाली बात नहीं करते। हमारा मकान का लुबिया देवी की वादी शीट आग्यारी लेन में था। पारसियों की आग्यारी तो कहीं दूर गली के मोड़ पर थी। यहाँ पर सिर्फ मकान थे, आमने सामने और एक दूसरे से बगल गैर हो रहे थे। इन मकानों की हम आगोशियां कहें तो माँ बच्चे के प्यार की तरह धीमी धीमी मुलायम मुलायम और साफ सुथरी थीं और कहीं मर्दों औरत की मोहब्बत की तरह मजनूनाना सीना बसीना लब बलब गलीज और मुकद्दस। सामने बापू घर की किस्म के कमरों में जो कुछ होता था वो हमारे यहाँ ज्ञान भून से साफ दिखाई देता। अभी बुजुर्ग की माँ तरकारी छेल रही है और चाकू से अपना ही हाथ काट लिया है। डंकर भाई ने अहमदाबाद से तिल और तेल के 2 पीपे मंगवाए हैं और पंजाबन सबकी नजरें बचाकर अंडों के छिलके कोड़े के ढेर में फेंक रही है। जैसे हमारे ज्ञान भून से उन लोगों का खाया पिया सब पता चलता था, ऐसे ही उन्हें भी हमारा सब अज्ञान नजर आता होगा। जोगिया के मकान का नाम तो रणछोड़ नवाज था, लेकिन मैं उसे बापू घर की किस्म का मकान इसलिए कहता हूँ कि उसमें आमतौर पर बदहवाएं और छोड़ी हुई औरतें रहती हैं, जिनमें से एक जोगिया की माँ थी जो दिन भर किसी दर्जी के घर में सिलाई की मशीन चलाती और उससे इतना पैसा पैदा कर लेती जिससे अपना पेट पाल सके और साथ ही उसकी तालीम भी मुकम्मल करे। जोगिया 17-18 बरस की एक खूबसूरत लड़की थी। कद कोई ऐसा छोटा न था, लेकिन बदन के भरे परे और घटे होने की वजह से उस पर छोटा होने का गुमान गुजरता था। किसी को यकीन भी ना आ सकता था कि जोगिया दाल रंगना और हफ्ते में एक आधा बार की श्रीखंड से इतनी तंदुरुस्त हो सकती थी। बहरहाल उन लड़कियों का कुछ मत कहिए, जो भी खाती हैं अलम गलम। उनके बदन को लगता है। जोगिया का चेहरा सोमनाथ मंदिर के पेश रुख तरह चौड़ा था, जिसमें कंदीलों जैसी आंखें रात के अंधेरे में भटके हुए मुसाफिरों को रोशनी दिखाती थीं। मूर्ति जैसा नाक और होंठ जमर्द और याकूत की तरह टिंके हुए थे। सर के बाल कमर से नीचे तक की पैमाइश करते थे, जिन्हें वो कभी ढीला ढीला और भीगा भीगा रखती और कभी इस कदर खुश्क बना देती कि उनकी कुछ लटें बाकी बालों से ख्वामख्वा अलग होकर चेहरे गर्दन पर मचलती रहती। उसका चेहरा क्या था? पूरा तारा मंडल था, जिसमें चांद ख्यालों और जज्बों के साथ घटता और बढ़ता रहता था। जोगियां यूं बड़ी भोली थी, लेकिन अपने आप को सजाने बनाने के सिलसिले में बहुत चालाक थी। कब और किस वक्त क्या करना है ये वही जानती थी और उसके इस जानने में उसकी तालीम का बड़ा हाथ था, जिसने उसके हुस्न को 2 बाला कर दिया था। गड़बड़ थी तो बस रंग की, क्योंकि जोगिया का रंग जरूरत से ज्यादा गोरा था, जिसे देखते ही जुकाम का सा एहसास होने लगता। अगर बाकी की चीजें इतनी मुनासिब ना होती तो बस छिट्टी हो गई थी। मैं नहीं जानता मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, लेकिन ये हकीकत है कि जोगिया को देखते ही मेरे अंदर कोई दीवारें सी गिरने लगती थीं और जहां तक मुझे याद है जोगिया भी मुझे देखकर गैर मुतालिक बातें करने लगती। जोगिया मेरी भतीजी हीमा की सहेली थी। अजीब सहलपना था, क्योंकि हीमा सिर्फ 7 साल की थी और जोगिया 18 बरस की। उनकी दोस्ती की कोई वजह थी जिसे सिर्फ जोगिया जानती थी और या फिर मैं जानता था। मोटे भैया और भाभी सिर्फ यही समझते थे। वो हीमा से प्यार करती है, इसलिए उसे पढ़ाने आती है। यूं हमारे घर में आकर जोगिया सबको सबक दे जाती थी। मैं जो एक आर्टिस्ट बनने जा रहा था, ऐसी रख रखाव की बातों का कायल न था, लेकिन मेरी मजबूरियां थी। मैंने कमाना शुरू नहीं किया था और मेरे हर किस्म के खर्च का मदार मोटे भैया पर था। अलबत्ता
बीच बीच में मुझे इस बात का ख्याल आता था, इस दाव घात में भी एक मजा है। मगरिब में लड़के लड़कियां जो इतनी आसानी से एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं, बिना किसी इल्तिहाब के एक दूसरे की आगोश में चले आते हैं, खाक लुत्फ उठाते हैं। इत्तिफाका महबूबा के बदन से छू जाने पर उनके अंदर तो कोई बिजली ना दौड़ती होगी। शायद उनको कोई ऐसा लुत्फ मिलता हो जो हमारे लुत्फ से अरफा हो, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ लम्स और इधर उधर की बातों ही में ऐसे तलज़्ज़ुज़ का एहसास होता है कि उनके विसाल में भी क्या होगा। यूं ही 2-4 बार मेरा हाथ जोगिया के पिंडे को लग गया होगा। एक बार, सिर्फ एक बार मैंने अपने इरादे से उसका मुंह चूमा था। हम घर से थोड़े थोड़े वक्फे और फासले के साथ निकलते थे और फिर पारसियों की आगियारी के पास मिल जाते। हमारे इस राज को सिर्फ वो पारसी बेचारी ही जानता था जो फरिश्तों के लिबास में आगियारी के बाहर ही बैठा होता और मुंह में संदा वस्ता पड़ता रहता। वो सिर्फ हमारे सर्विश को समझता था, इसलिए उसके पास से गुजरते हुए हम उसे जरूर साहब जी कहते और फिर इस रास्ते पर चल देते जो दुनिया के लहो लहब मेट्रो सिनेमा की तरफ जाता था, जहां पहुंचकर जोगिया अपने कॉलेज की तरफ चल देती और मैं अपने स्कूल की तरफ। रास्ते भर हम गैर मुतालिक बातें करते और उनसे पूरा खत उठाते। अगर प्यार की बातें होती भी तो किसी दूसरे के प्यार की, जिनमें वो मर्द को हमेशा बदमाश कहती और फिर इस बात पे करती भी कि उसके बगैर भी गुजारा नहीं। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में किसी आर्टिस्ट की मुनफरिद नुमाइश थी और पूरे शहर बम्बई में से कोई भी इस बदनसीब की तस्वीरों को देखने और खरीदने ना आया था। सिर्फ मैं और जोगिया पहुंचे थे और वो भी तस्वीरें देखने के बजाय एक दूसरे को देखने महसूस करने के लिए। पूरे हॉल में हमारे सिवा कोई भी न था और 3 तरफ से रंग हमें घूर रहे थे। जो हो में एक सुबह के नाम एक बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें ऊपर के हिस्से पर बुरश से गहरे सुर्ख रंग को मोटे मोटे और भदे तरीके से थोपा और बिचारा गया था, जिसने हमारी रूहों तक में इल्तिहाब पैदा कर दिया। इस तस्वीर के नीचे एक स्टूल सा पड़ा था जिस पर जोगिया किसी अंदरूनी थकान के एहसास से बैठ गई। उसकी सांस कदरे तेज थी और मैं जानता था मोहब्बत में एक कदम भी बाज वक्त सैकड़ों फर्सिंग होता है और आदमी चलने से पहले थक जाता है। आर्टिस्ट रूहान सा होकर बाहर चला गया था, देखने कोई आता मरता है या नहीं। अपनी नफरत में वो हमारी मोहब्बत को ना देख सका था, जब भी हम दोनों के अकेले होने ने पूरे हॉल को भर दिया। उस दिन मैंने जोगिया से सब कह देना चाहा। हम दोनों ही प्यार की हेरा फेरियों से तंग आ चुके थे। चुनाचा मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, ठटका और फिरा स्टूल के पास जोगिया के ऐन पीछे खड़ा हो गया। मैं कह भी सका तो इतना, जोगिया मैं तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाऊं। सामने आके सुनाओ, बोली। मैंने कहा लतीफ़ा ही ऐसा है। मेरी तरफ देखे बगैर ही उसे मेरे हैज बेस का अंदाजा हो रहा था और मुझे पीछे उसके कानों की लुओं से उसकी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। आखिर मैंने लतीफ़ा शुरू किया। एक बहुत ही डरपोक किस्म का प्रेमी था। जोगिया के संभलने ही से उसकी दिलचस्पी का अंदाजा हो रहा था। वो किसी तरह भी अपनी प्रेमिका को अपना प्यार ना जता सकता था। उस पर जोगिया ने 3/4 में मेरे तरफ देखा। तुम लतीफ़ा सुना रहे हो? हाँ, मैंने कुछ खफीफ होते हुए कहा और जोगिया फिर सीधी होकर बैठ गई। मुंतजिर, एक ऐसा इंतजार जो बहुत ही लंबा हो गया था, जिसमें लम्हात के शरारे किसी बारूद से छूट छूट कर निकल रहे थे, खला में फट रहे थे और आखिर आदमियत का हिस्सा होते जा रहे थे। जब ही जोहू में एक सुबह में लाल रंग के बीच से सूरज की किरण नीचे समंदर की सियाहियों में डोलती हुई कश्ती पर पड़ी और मैंने कहा वो लड़की अपने प्रेमी से तंग आ गई। आखिर उसने सोचा इस बेचारे में तो हिम्मत ही नहीं, क्यों ना मैं उसे कोई ऐसा मौका दूं। शायद चुनाचा उसने अपने जन्मदिन पर लड़के को बुला लिया। लड़का आप ही गुलदस्ता भी लाया, जिसे हाथ में लेते हुए उसकी प्रेमिका ने कहा, हाय कितना प्यारा है ये, ओदे में गुलाबी, गुलाबी में सफेद रंग के फूल। फिर जोगिया की बेसब्री पीछे से भी दिखाई दे रही थी। उनके बदले तो कोई मेरा मुंह भी चूम ले। फिर लड़की ने अपना मुंह थोड़ा आगे कर दिया, मगर वो लड़का बाहर जा रहा था।
दरवाजे की तरफ। है भगवान! और जोगिया ने हाथ अपने माथे पर मार लिया था। मैंने अपना बयान जारी रखते हुए कहा। लड़की बोली, कहाँ जा रहे हो लाली? जिस पर लाली ने दरवाजे के पास मुड़ते हुए कहा, और फूल लेने। उससे पहले कि जोगिया हंसती और उसका इंतजार अब्दियत पे छा जाता, मैंने उसको चूम लिया। वो हंस ना सकती थी क्योंकि वो खफा थी और खुश भी मोहब्बत के उस बेबरगो गया सफर में एकाएकी जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा चला आया था जिसे बारिश के छींटों ने हरा कर दिया था। उस दिन अगर हम जोशीले गहरे रंग की तस्वीर के नीचे खड़े ना होते तो मैं जोगिया का मुंह ना चूम सकता था। उसके बाद आर्ट का दलादा कोई आदमी आया और उसने बाजू वाली तस्वीर खरीद ली जिसका नाम था कोई किसी का नहीं, और जिसमें एक औरत सर हाथों में दिए रो रही थी, सब रंगों में उदासी थी और ऐसे वक्त में उदासी के रंग खरीद रहा था जबकि सब खिलते हुए रंग हमारे थे। जेब में एक पाई ना होने के बावजूद सब तस्वीरें हमारी थीं, नुमाइश हमारी थी। जोगिया एक अजीम तशवी के एहसास से मामूर बाहर दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी, जहां से उसने एक बार मुड़कर मेरी तरफ देखा, मौका दिखाया, मुस्कुराई और दौड़ गई। कुछ देर यूं ही इधर उधर रंग उछालने के बाद मैं भी बाहर चला आया। दुनिया की सब चीजें उस रोज उजली उजली दिखाई दे रही थीं। लोगों ने ऐसे ही रंगों के नाम ओदा पीला, काला और नीला वगैरह रखे हुए हैं। किसी को ख्याल भी नहीं आया एक रंग ऐसा भी है जो उनकी जमा तफरीक में नहीं आता और जिसे उजला कहते हैं और जिसमें ढंग के सातों रंग छुपे हुए हैं। मेरा गला तशक्कुर के एहसास से रंधा हुआ था। मैं किसी का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसी एक लम्स से जोगिया हमेशा के लिए मेरी हो गई थी। मैं जैसे उसकी तरफ से बेफिक्र हो गया था। अब वो किसी के साथ ब्याह भी कर लेती जब भी वो मेरी थी। जिसमें सच्चाई हो, वलवला हो, बदनसीब शोहर को कहाँ मिलता है। तो गोया उस दिन मैं देख रहा था कौन से रंग की साड़ी जोगिया अपनी अलमारी से निकालती है। अगर वो मुझे मेरे हाँ के दरवाजे के पीछे देख लेती तो जरूर इशारे से पूछती आज कौन सी साड़ी पहनूं, और उसी में सारा मजा कुरकुरा हो जाता। मैं तो जानना चाहता था सुबह सवेरे ना धोकर जब कोई सुंदरी अपनी साड़ियों के ढेर के सामने खड़ी होती है तो उसमें कौन सी चीज है जो इस बात का फैसला करती है कि आज फला रंग की साड़ी पहननी चाहिए। उन औरतों के सोचने का तरीका बड़ा पुरस्कार था, पर पेच फेर इतना है उसमें कि मर्द उसकी टे को भी नहीं पहुंच सकता। सुना है चांद ना सिर्फ औरत के खून बल्कि उसके सोच विचार पर भी असरअंदाज होता है, लेकिन चांद का अपना तो कोई रंग ही नहीं, रोशनी ही नहीं। वो तो सब सूरज से मुस्तआर लेता है। जब भी साड़ी पहनने से पहले औरत हमेशा अपने किसी सूरज से पूछ लेती है आज कौन सी साड़ी पहनूं। नहीं, उसका अपना रंग है, अपना फैसला। फिर किसी को कोई मर्द थोड़ा बताने जाता है फिर रात का भी तो एक रंग होता है, उसका अपना रंग। उस दिन वाकई बहुत गर्मी थी। नीचे वादी शीट आग्यारी लैन में आते जाते लोग रेत के रंग की सड़क पर से गुजरते थे तो मालूम होता था मौसम की भटियारन दाने भून रही है। जब कोई पंजाबी या मारवाड़ी बड़ा सा पगड़ बांधे गुजरा तो ऊपर से बिल्कुल मकई का दाना मालूम हुआ जो भट्टी की आंच में फूलकर सफेद हो जाता है। यहाँ ज्ञान भून से मुझे सिर्फ रंग के छींटे दिखाई दिए। वो सब साड़ियाँ थीं जिनमें से एक जोगिया अपने लिए मेरे लिए सारी दुनिया के लिए चुन रही थी। यूं ही उसने एक बार मेरे घर की तरफ देखा। शायद उसकी निगाहें मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन मैंने तो किसी ओट की सुलेमानी टोपी पहन रखी थी जिससे मैं तो सारी दुनिया को देख सकता था लेकिन दुनिया मुझे ना देख सकती थी। उस दिन वाकई मेरी हैरानी की कोई हद ना रहे जब मैंने देखा जोगिया ने हल्के नीले रंग को चुना है। ऐसे गर्मी में यही ठंडा रंग अच्छा मालूम होता है। अगर मैं होता तो जोगिया को यही रंग पहनने का मशवरा देता। जब भी मैंने सोचा, मैंने बहुत छुपने की कोशिश की है लेकिन जोगिया ने अपने मन में बुलाकर मुझे पूछ ही लिया था। फिर वही शुरू की जुदाई और आखिर का मैल मालूम होता था। आग्यारी तक ये दुनिया और उसके कानून हैं, उसके बाद कोई कानून हम पर लागू नहीं होता। मैंने बढ़कर जोगिया के पास पहुंचते हुए कहा आज तुमने बड़ा प्यारा रंग चुना है जोगी। मैं जानती थी तुम उसे पसंद करोगे। तुम कैसे जानती थी?
मैंने सोचते हुए कहा, आज तुम्हें छूने हाथ लगाने को भी जी नहीं चाहता। क्या जी चाहता है? उस वक्त एक विक्टोरिया हम दोनों के बीच में आ गई, जिसे निकलने में सदियां लगी। मेरी निगाहें फिर झेलू में तैरने, छींटे उड़ाने लगी। जब तक हम प्रिंसेस स्ट्रीट का चौराहा पार करके मेट्रो के पास आ चुके थे, जहां से हमारे रास्ते जुदा होते थे, मैंने कहा, आज जी चाहता है सर तुम्हारे पैरों पर रख दूं और रोऊं। रोऊं? क्यों? शास्त्र कहते हैं आत्मा के पाप रोने ही से धुल सकते हैं। कौन सा पाप किया है तुम्हारे आत्मा ने? ऐसा पाप जो मेरा शरीर ना कर सका। ऐसी बातों को औरतें बिल्कुल नहीं समझ सकती और फिर जरूरत से ज्यादा समझ जाती हैं। जोगिया ना समझ सकी। अपना ही कोई विचार उसके मन में चला आया था। जानते हो मेरा जी क्या चाहता है? क्या क्या क्या? मैंने बेसब्री से पूछा। चाहता है? और उसने अपने हल्के नीले रंग की साड़ी की तरफ इशारा किया। तुम्हें उसमें छुपाकर अंबरों पर उड़ जाऊं, जहां से ना आप ही वापस आऊं, ना तुम्हें आने दूं। और ये कहते हुए जोगिया ने एक बार ऊपर हल्के नीले रंग के आसमान की तरफ देखा, जहां से वो कभी आई थी। मैं कुछ देर के लिए वहीं थम गया और इन खुश नसीबों के बारे में सोचने लगा, जिन्हें जोगिया ऐसी सुंदरियां अपने दामन में छुपाकर अंबरों पर ले गई हैं, जहां से वो खुद आई हैं और ना उन्हें आने दिया है। देवता भी उनके पास से गुजरते हैं तो फिर एक सर्द आह भर के चले जाते हैं। मुड़कर देखा तो जोगिया जा चुकी थी। अंबर तू कहाँ? जोगिया मुझे तपती हुई जमीन और टूटी फूटी सड़क के एक तरफ यतीम और लावारिस छोड़ गई थी, जिसका एहसास मुझे खास देर के बाद हुआ। हिद्दत से फटी हुई सड़क की दरारों में घोड़ा गाड़ियों के बड़े बड़े पहिए फंस रहे थे और उनके ड्राइवर पेशानियों पर से पसीना पहुंचते इधर उधर तबरे सुनाते आ जा रहे थे। जब ही मैंने देखा खुश्क आब की सी कोई मौज चली आ रही है। वो कोई और जवान लड़की थी, लंबी ऊंची कटे हुए बाल, जो हल्के नीले रंग की शलवार कमीज पहने हुए थी। चंद कदम और आगे गया तो एक नहीं 2 3 4 औरतें हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए शॉपिंग करती फिर रही थी। ये तजुर्बा मुझे पहली बार नहीं हुआ था। उससे पहले भी एक बार क्रॉफोर्ड मार्केट के इलाके में आने जाने वाली सब औरतों ने धानी लिबास पहन रखा था। फर्क था तो सिर्फ इतना कि किसी की ओढ़नी धानी थी और किसी की सारी स्कर्ट भी धानी थी। और मैं सोचता रह गया था। सवेरे जब ये औरतें नहा धोकर बालों को छांटती हुई बनाती हुई कपड़ों की अलमारी के पास पहुंचती हैं, तो उनमें कौन सी बात, कौन सा ऐसा जज्बा है जो उन्हें बता देता है कि आज मौलसरी पहनना चाहिए। ये तो समझ में आता है कि एक दिन कोई नारंगी रंग इस्तेमाल करती है तो फिर उससे उसकी तबीयत उब जाती है और फिर उसका हाथ अपने आप कैसे दूसरे रंग की तरफ उठ जाता है। मसलन सरसों का सा पीला रंग, चंपई रंग, गुल अनारी, कासनी फेरोजी। लेकिन वो कौन सा बेतार बरकी का अमल है जिससे वो सब एक दूसरे को बता देती हैं और फिर एकाएकी पूरा बाजार संसार एक ही रंग से भर जाता है। शायद ये मौसम की बात है या वैसे भी चांद की बादल की। शायद कोई मरूजा फैशन किसी एक्ट्रेस का लिबास है जो उनके इंतखाब में दखल रखता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाज वक्त वो रंगारंग कपड़े भी पहनती है और क्या कुछ मर्द की आंखों के सामने लहरा देती हैं। उस दिन सबकी साड़ियां हल्के नीले रंग की देखकर मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था। समझ का शमा भर भी दिमाग में ना घुस सकता था। जब मैं स्कूल पहुंचा, एक क्लास खत्म हो चुकी थी और लड़के लड़कियां बाहर आ रहे थे। कुछ आकर कंपाउंड में गुलमहर के नीचे खड़े हो गए। उनमें सेक्सी भी थी। उसके स्कर्ट का भी रंग हल्का नीला था। अगर हेमंत मेरा दोस्त वहां नहीं मिल जाता तो मैं पागल हो जाता। हेमंत यूं तो खिजा को कहते हैं, लेकिन वो हकीकत में वासंत था, बहार, जो उस पर हमेशा छाई रहती। दुनिया भर में कहीं किसी जगह भी एक ही मौसम नहीं रहता और ना एक रंग रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक ही सी हंसी और तज़हीक रहती थी, जिसके कारण हम उसे कहा करते थे, साले चाहे कितना जोर लगा ले, तू कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता।
क्या तुझ पे गिरेबान फाड़ कर बाहर भाग जाने की नौबत आई है? बेबसी में तिश्नजी हाथ तूने हवा में फैलाए हैं और अपने बाल नोचे हैं। अच्छा, क्या तेरे बदन पे एकाएकी लाखों टिड्डे रेंगे हैं? रात के वक्त अंधेरे में चिमगादड़ तुझ पर झपटते हैं और अपना मुंह तेरी शेर रग से लगाकर तेरा खून चूसा है। क्या तू उस वक्त बच्चों की तरह रोया है जब तेरी तस्वीर इनामी मुकाबले में अव्वल आई हो? क्या तुझे ऐसा महसूस हुआ है कि माँ बाप होते हुए भी तू यतीम है और दोस्त एक एक करके तुझे अंधे कुएं में धकेल कर चल दिए हैं? क्या तूने जाना है जिस मंसूर को सूली पे चढ़ाया गया था वो तू था? तेरे चेहरे पे स्याहियां छुट्टी हैं और उस पर के खत इतने सख्त और घिनौने और ताकतवर हुए हैं जितने मैक्सिको के मैरियोल, जिससे मुतहौश होकर आज फिर मैंने उसे बताया शहर की सब औरतें हल्का नीला रंग पहने निकल आई हैं। हेमंत ने अपने दांत दिखा दिए और हिस्बे मामूल मेरा मजाक उड़ाने लगा। वो मुझे सावन का अंधा समझता था जिसे हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। मैंने सेक्सी की तरफ इशारा किया जिसे हम मॉडल कहा करते थे। वो आज तक किसी की मॉडल ना बनी थी। मैंने कहा, देखो आज ये भी नीले रंग का स्कर्ट पहने हुए हैं। हेमंत ने कुछ न कहा, मेरा हाथ पकड़कर घसीटता हुआ लॉन पे ले आया जो पाम के पेड़ों से पटा पड़ा था। वहां एक किनारे पे पहुंचकर वो बाढ़े के पीछे खड़ा हो गया जहां से सामने सड़क दिखाई देती थी। एक रास्ता क्राफोर्ड मार्केट की तरफ जाता था और दूसरा विक्टोरिया टर्मिनस और हारनबाई रोड की तरफ। वो साबित करना चाहता था कि ये सब मेरा वहम है। वहां पहुंचे तो कोई औरत ही ना थी। अगर औरतें अपने मर्दों को हल्के नीले रंग की साड़ियों में छुपाकर ऊपर अंबरों पर उड़ गई होती तो वहां मर्द नजर ना आते, लेकिन चारों तरफ मर्द ही मर्द थे और वो घूम फिर रहे थे जैसे कभी किसी औरत से उन्हें सरोकार ही ना था। कोई लांबा था, कोई नाटा, कोई खूबसूरत और कोई बदसूरत और तौंदीला, और सब भाग रहे थे जैसे उन्हें किसी औरत को जवाब नहीं देना है। जभी उधर से लोहे की बनी हुई गाटन गुजरी जिसने हरे रंग का कांटा लगा रखा था। उसकी तरफ इशारा करते हुए हेमंत बोला, पहचान अपनी माँ को। मैंने बेकार की गजरदारी की। मैं इन बेचारी गरीब औरतों की बात नहीं करता। किन की करते हो? उनकी जिनके पास कपड़े तो हों। जभी मेरी बदकिस्मती से एक सीडान सामने पारसी दारू वाले के यहाँ रुकी। उसमें अधेड़ उम्र की एक औरत बैठी थी। वो उसी जमात की नुमाइंदा थी जिसके पास ना सिर्फ कपड़े होते हैं बल्कि बेशुमार होते हैं और रंग इतनी अनवा के कि वो बौखला जाती हैं। इसलिए जब वो अपनी वाट रूप के सामने खड़ी होती हैं तो उन्हें सुंदरियों का वो बेतार बुरकी पैगाम नहीं आता। उनकी हालत उस खरीदार की तरह होती है जिसके सामने कोई दुकानदार अनवा अकसाम का ढेर लगा दे और वो उनमें से कुछ भी ना चुन सके। वो औरत खूब लपी पती हुई थी और उसने एक शोला रंग साड़ी पहन रखी थी। 50 फीट चौड़ी सड़क के उस पार मुझे उसकी वजह से गर्मी लग रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास न था कि बाहर आग बरस रही है जिसमें ऐसा शोले का सा रंग ना चलेगा। कितना सोकियाना था मजाक उसका। ऐसे ही मैं हेमंत के सामने कई बार शर्मिंदा हुआ। एक आधा बार मुझे उसे शर्मसार करने का मौका मिल गया जबकि सब औरतें सुरमई साड़ियां पहने सड़क पर चली आई थीं। मुझे हमेशा उनके रंग एक से लगते थे, लेकिन जब हेमंत मेरा कान पकड़कर मुझे बाहर लाता वो सब अलग अलग दिखाई देने लगते। आखिर मैंने उसे अपने दिमाग का वाहिमा समझकर उन बातों का ख्याल ही छोड़ दिया, लेकिन वो छूटता कैसे। एक दिन जोगिया ने काले ब्लाउज और खाकस्तरी रंग की साड़ी का बेहद खूबसूरत इम्तिजाज पैदा कर रखा था। उस दिन सब औरतों ने यही कॉम्बिनेशन कर रखा था। फर्क था तो इतना था कि किसी का ब्लाउज खाकस्तरी था तो साड़ी काले रंग की थी जिसमें सुनहरे का एक आधा तार झिलमिला रहा था। कई मौसम बदले, खिजां गई तो बाहर आई, यानी जिस किस्म की खिजां और बाहर बंबई में आ सकती हैं, और फिर इस बाहर में एक काहिशी सी पैदा होनी शुरू हुई। एक चुभन तलखी की एक रमक चली आई जो मोहब्बत और कामरानी को गायत दर्जे गदास कर देती है
और जज्बों की आंखों में आंसू चले आते हैं। फिर कहीं हरा ज्यादा हरा हो गया, उस पर ताजगी और शगुफ्तगी की एक लहर दौड़ गई, जैसे बारिश के दो छेंटों के बीच सबक सी हवा पानी में दो शाला बुन देती है। फिर समंदर में इस कदर जमर्द घुला कि नीलम हो गया और उसमें मछलियों की चांदियां चमकने लगी। आखिर वो चांदियां तड़प तड़प कर अपने आप को माहीगीरों के हवाले करने लगी। फिर आसमान पे सूत व तजली का टकरा हुआ, बादल गरजे, बिजली तड़पी और यकायक छाजों पानी पड़ने लगा। इस सिलसिले में जोगिया ने कई नीले, पीले, काले, औदे, सरदई और सुरमई, धानी और चंपई रंग बदले। उसे कितनी जल्दी थी लड़की से औरत बन जाने की, फिर औरत से मां बन जाने की। मुझे यकीन था कि इतनी सेहतमंद लड़की के जब बच्चे होंगे तो जुड़वा होंगे, बल्कि 3-4 भी हो सकते हैं। मैं उन्हें कैसे संभालूंगा, और इस ख्याल के आते ही मैं हंसने लगा। उन दिनों जोगिया अपनी बीमार माँ के पैर पड़कर उससे लिपस्टिक लगाने की इजाजत ले चुकी थी। एक तरफ जिंदगी धीरे धीरे बुझी जा रही थी, तो दूसरी तरफ लपक लपक कर खिल रही थी। जोगिया ने लिपस्टिक लगाने की इजाजत तो ले ली थी, लेकिन इतनी साड़ियों, इतने रंगों के लिए इतनी लिपस्टिक कहाँ से लाती? मैंने एक दिन मैक्स फैक्टर की लिपस्टिक खरीद कर तोहफे में जोगिया को दी, तो वो कितनी खुश हुई, जैसे मैंने किसी बहुत बड़े राज की कलीद उसके हाथ में दे दी हो। वो भूल ही गई कि मेरे साथ घर गांव के ट्राम के फटे पर खड़ी है। वो मुझसे लिपट गई। उसके फौरन ही बाद उसकी आंखें मेलों ही अंदर धंस गईं और नमी से बाहर झलकने लगी। मैं समझ गया कि जोगिया बेहद जज्बाती लड़की है। भला मेरे सामने इतनी ममनून दिखाई देने की क्या जरूरत है? लेकिन बात दूसरी थी। जिस रंग की मैं लिपस्टिक लाया था उससे मैच करती हुई साड़ी जोगिया के पास ना थी, और ना खरीदने के लिए पैसे थे। मेरे पास भी उतने पैसे ना थे जिनसे कोई खूबसूरत सी साड़ी खरीद कर से दे सकता। मैंने तो लिपस्टिक के पैसे भी मोटे भैया की जेब से चुराए थे, या भाभी के साथ इस इश्क में बटोरे थे जिसका हक सिर्फ देवर ही को पहुंचता है। बरसात खत्म हुई तो एक तमाशा हुआ। जोगिया ने घर में बड़ों के वक्त के कुछ अकीक बेच डाले और मेरी लिपस्टिक के साथ मैच करती हुई साड़ी खरीद ली। इस बात का मुझे कहाँ पता चलता, लेकिन हमारे घर में एक मुखबर थी, जोगिया की सहेली हीमा। जोगिया ने नारंगी सुर्ख रंग की साड़ी पहनी, और जब हम आग्यारी पार लाकानूनियत के जंगल में मिले तो मैंने जोगिया को छेड़ा। जानती हो जोगिया, आज तुम क्या लगती हो? क्या लगती हूँ? बेर बहुटी, जो बरसात होते ही निकल आती है। जोगिया के दिल में कोई शरारत आई। मेरी तरफ देखते हुए बोली, जानते हो तुम कौन हो? और उसके बाद जोगिया इस कदर लाल होकर भाग गई कि उसके चेहरे और साड़ी के रंग में जरा भी फर्क नहीं रहा। उस दिन सब औरतों ने नारंगी रंग के कपड़े पहन रखे थे। अपनी आंखों के जुलूस की ताब ना लाकर मैंने फिर हेमंत से कह दिया। अब के हेमंत ने अकेले नहीं 3-4 लड़कों को साथ लिया और शाहराए आम पर मेरी बेइज्जती की। शायद मुझे इतना बेइज्जती का एहसास ना होता अगर सेक्शी वहां ना आ जाती, जो सफेद नायलॉन की साड़ी पहने हुए थी और उसमें तकरीबन नंगी नजर आ रही थी। वो रोज रोज सचमुच का मॉडल होती जा रही थी। जोगिया को बेर बहुटी बनने की कितनी ख्वाहिश थी उसका मुझे रूह की गहराइयों तक से अंदाजा था, लेकिन मैं कुछ ना कर सकता था सिवाय उसके कि मैं स्कूल से पास होकर निकल जाऊं और कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं, या तस्वीरें बनाकर मालाबार हिल और वार्डन रोड के जोटे तकीका शनासों को औने पौने में बेच दूं। लेकिन उन सब बातों के लिए वक्त चाहिए था, जो मेरे पास तो बहुत था। थोड़ा बहुत जोगिया के पास भी था, लेकिन माँ के पास न था। मेहनत और मुशक्कत की वजह से उसे कोई कर्म रोग लग गया था। मैं इस इंतजार में था कि एक दिन भाभी और मोटे भैया से कह दूं, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। हीमा बापू घर में जोगिया के प्यार दिलार लेती हुई एकाएकी अपने घर में आ निकलती और धड़ से कह डालती, काका क्यों नहीं तुम जोगिया से ब्याह कर लेते? और मैं हमेशा कहता, धत
ये धत अगर मैं ही कहता तो कोई बात नहीं थी। कुछ दिन बाद हिमा की इस टाई टाई पर भैया भाभी ने उसे डांटना शुरू कर दिया और एक दिन तो भाभी ने उस मासूम को ऐसा तमाचा मारा कि वो उलटकर दहलीज पर जा गिरी। उस दिन मेरा माथा ठनका। मुझे यूं लगा जैसे इस बारे में दोनों घरों में कोई बात हुई है। मेरा अंदाजा ठीक था। जोगिया और बुजुर्ग की माँ और पंजाबन ने मिलकर भाभी के साथ बात चलाई और मुंह की खाई। बापू घर की औरतें यूं ठीक थीं, उनसे बात कर लेना, उनके साथ चीजों का तबादला भी दुरुस्त था। एक आधा बार इशारे से राम करना ठीक था, लेकिन उनके साथ रिश्ते नाते की बात चलाना किसी तरह भी दुरुस्त ना था। फिर और भी बहुत सी बातें निकल आईं, जो हमारे गुजराती घरों का वबाल, उनका जहर, मट्टी का तेल और कुआं होती हैं। जोगिया की माँ लड़की को कुछ लंबा चौड़ा दे दिला नहीं सकती थी, इसीलिए जब हमारे घरों में कोई लड़की जवान होती है तो कुछ लोग उसकी तरफ देखकर कहते हैं तैयार हो गई मरने को। खैर, देने दिलाने की बात पर मैं तन कर खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद भाभी और ज्ञान भून की औरतों ने दूसरी बातें शुरू कर दी। जोगिया का बाप कौन था, कौन कहती वो मुसलमान था, और कोई बुढ़िया गवाही देती वो एक पुर्तगाली था जो बड़ौदे में बड़े अरसे तक रहा था। जो भी हो, वो सब बातें थीं। एक बात जो तहकीक के साथ मुझे पता चली थी वो ये थी कि जोगिया की माँ मनादूर के बरहमन दीवान की दूसरी बीवी थी, जिसे कानून ने न माना। जोगिया उस दीवान की लड़की थी, मगर लोग जोगिया की माँ एक बरहमन औरत को दीवान साहब की रखेल कहते थे। ये इस किस्म के लोग थे जिन्होंने जोगिया की माँ के कुछ भी पले ना पड़ने दिया। वो बंबई चली आई, कुछ भी था उसमें जोगिया का क्या कसूर था। वो तो अपने बाप की मौत के 3 महीने बाद पैदा हुई थी और शफकत का मुंह आज तक ना देखा था। मैं इन सब चीजों के खिलाफ जहाद करने जोगिया के साथ फुटपाथ पर रहने को तैयार था, लेकिन बाकी सब ने मिलकर जोगिया की माँ को इस कदर सदमा पहुंचाया कि वो मरने के करीब हो गई। अब वो चाहती थी कि जल्दी जल्दी जोगिया का हाथ किसी गुजारे वाले मर्द के हाथ में दे दे। मेरे घर वालों की बातों के कारण वो मेरी सूरत से भी बेजार हो गई थी। उसने अपनी बेटी से साफ कह दिया था कि अगर उसने मुझसे शादी की बात भी की तो वो कपड़ों पर तेल छिड़क कर जल मरेगी। जोगिया अब कॉलेज न जाती थी और बापू घर के जोगिया वाले फ्लैट के कवाड़ अक्सर बंद रहते और हम ताज़ा हवा के झोंके के लिए तरस गए थे। एक शाम मुझ पर बहुत कड़ी आई। सरे शाम ही अंधेरे के चमगादड़ के बड़े बड़े पर मुझ घड़ी पर समटने लगे थे। कुछ देर बाद यूं लगा जैसे कोई मेरी शेरक पर अपना मुंह रखे तेजी से मेरी सांस चूस रहा है। जितना मैं उसे हटाने की कोशिश करता हूँ उतना ही उसके दांत मेरे गले में गिरते जा रहे हैं। इन शामों का रंग सियाह भी नहीं होता और सफेद भी नहीं होता, उनका रंग एक ही होता है, हबस और जानकाही का रंग। और जिन लोगों पर ऐसी शामें आती हैं वही जानते हैं कि ऐसे में सिर्फ महबूबा और माँ ही उनको बचा सकती हैं। मेरी माँ मर चुकी थी और जोगिया मेरी ना हो सकती थी। ओफो, इतनी घुटन, इतनी उदासी। उदासी का भी एक रंग होता है, मैला छिदरा छिदरा, जैसे मुंह में रेत के बेशुमार जरे। और फिर उसमें एक अफूनत होती है जिससे मतली होती भी होती है और नहीं भी होती। आखिर आदमी वहां पहुंच जाता है जहां से एहसास की हदें खत्म हो जाती हैं और रंगों की पहचान जाती रहती है। सुबह उठा तो मेरा उस घर, उस शहर, उस दुनिया से भाग जाने को जी चाहता था। अगर जोगिया की माँ ना होती और वो मेरे साथ चलने पर राजी हो जाती तो मैं उसे लेकर कहीं भी निकल जाता। जब भी मुझे बैरागी याद आने लगे, बुद्ध भक्षो याद आने लगे जो इस दुनिया को छोड़ देते हैं और कहीं से भी भक्षा लेकर अपने पेट में डाल देते हैं और ओम मने पद्मे का व्रत करने लगते हैं। मैं वाकई इस दुनिया को छोड़ देना चाहता था, लेकिन सामने बापू घर में जोगिया के फ्लैट का दरवाजा खुला और जोगिया मुझे सामने नजर आई। ऐसा मालूम होता था जैसे वो रातों से नहीं सोई। उसके बाल बेहद रूखे थे और यूं ही इधर उधर चेहरे और गले में पड़े थे। उसने कंघी उठाई और बालों में खुबो दी। कुछ देर बाद वो अलमारी के पास जा पहुंची। मैं स्कूल की तरफ जा रहा था। रास्ते में सब औरतों ने जोगिया कपड़े पहन रखे थे। उन्हें किसने बताया था? वो उदास थीं, जैसे जिंदगी की माहियत जान लेने पर उन्हें भी कोई बैराग हो गया था। उनके हाथों में
खड़ताल थी और होंठों पर वजन थे जो ना किसी को सुनाई दे रहे थे ना दिखाई दे रहे थे। वो भक्षु बनी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा रही थी और उन्हें खटखटा रही थी, लेकिन इस भरे परे शहर बंबई में कोई भी उन्हें बख्शा देने के लिए बाहर नहीं आ रहा था। स्कूल पहुंचा तो हेमंत बदस्तूर हंस रहा था। आज उसने पहल की। बोला, शहर की औरतों ने आज क्या रंग पहन रखा है। मैं इस बेहिस आदमी को कोई जवाब ना देना चाहता था, लेकिन अपने आप मेरे मुंह से निकल गया। आज वो सब जोगने बन गई हैं। सबने बैराग ले लिया है और जोगिया पहन लिया है। उस दिन मैं उसे और सेक्सी को गुलहर के नीचे से पाम के पेड़ों में घसीटता हुआ बाड़ के पास ले गया। सामने सड़क चल रही थी और उस पर इंसान के पतले साग थे। उन सब ने बैराग ले लिया था और जोगिया खेतियां पहने बिला इरादा बेमकसद फटी फटी आंखों से घूर रही थे, जैसे इस दुनिया में कोई मर्द नहीं, कोई औरत नहीं जिसे उनको जवाब देना है। मैंने एक औरत की तरफ इशारा किया। वो जोगिया कपड़े पहने हुए हाथ में कमंडल लिए जा रही थी। हेमंत खिलखिला के हंसा, साथ ही सेक्सी भी हंसी। उसने जीन्स पहन रखी थी। वो पूरे तौर पर मॉडल बन चुकी थी। जब हेमंत की हंसी थमी तो उसने कहा, तू बिल्कुल पागल हो गया है। जगल, कहाँ है जोगिया कपड़े? उस औरत ने तो औदे रंग की साड़ी पहन रखी है और वो तुझे कमंडल दिखाई देता है। अर्स है खूबसूरत सा। सेक्सी ने भी हेमंत की तायीद की। मैं हवास बाख्ता खड़ा सामने सड़क पर देखता रहा। जभी एक बस आकर रुकी और उसमें से एक लड़की उतरी। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने आप से कहा। वो जोगन है। जोगिया कपड़े पहने हुए मैं अंधा हूँ, लेकिन अपनी आंखों पर यकीन करने के लिए मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर के बाद मुझे यकीन हो गया और पीछे देखते हुए मैंने आवाज दी, हेमंत। उनके कह के सुनाई दे रहे थे। वो मुझे वैसे ही बेयारो मददगार उस सहरा में छोड़ गए थे जैसे लोग किसी पागल आदमी को छोड़ जाते हैं। ये भी उनकी इनायत थी कि उन्होंने मुझे पत्थर नहीं मारे थे और ना मुझे आलिया कहा था। और वो लड़की इस तरफ आ रही थी। अब तो मुझे पूरे संसार पे फैले हुए रंग के बारे में किसी किस्म का शक न था। उससे पहले कि मैं यकीन और ईमान की आवाज के साथ हेमंत और सेक्सी को पुकारता, वो मेरे करीब आ चुकी थी। मैंने एक आवाज सुनी, बेर, और मैंने चौंक कर देखा। किसी दूसरे रंग का सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो खुद जोगिया थी जिसे मैंने सुबह अपने ज्ञान भून से बापू घर के खुले दरवाजे से सब साड़ियों में से जोगिया रंग की साड़ी का इंतखाब करते देखा था। एक अजीब बेअख्तियारी के आलम में मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अजीब बेबसी के आलम में रुक गया। जोगिया बोली, मैं कल बड़ौदा जा रही हूँ। क्यों जोगिया? बड़ौदा में क्या है? मेरी नन्हाल, वहां मेरा ब्याह हो रहा है परसों। ओह, मैं तुमसे मिलने आई थी। तो मिलो। मैं जाने क्या कह रहा था। उस वक्त आर्ट्स स्कूल के कुछ लड़के लड़कियां, प्रिंसिपल और कुछ दूसरे लोग आ रहे थे, जबकि जोगिया ने अचक कर इतने जोर से मेरा मुंह चूम लिया कि मैं भोखला और लड़खड़ा कर रह गया। वो 18-19 की बजाय 35-40 साल की भरपूर औरत बन गई थी। अगर कुछ लोग देख भी रहे थे तो वो हमें दिखाई नहीं दिए। वो देख भी रहे थे तो क्या कर सकते थे। जाते हुए जोगिया ने कहा, मेरे जाने के बाद तुम रोए तो मैं मारूंगी। हाँ, और साथ ही उसने मुक्का दिखा दिया और उसके बाद जोगिया चली गई। सवेरे ज्ञान भून और बापू घर के सामने एक विक्टोरिया खड़ी थी जिस पर बाजार का बोझ उठाने वाले कुछ सूटकेस और ट्रंक रख रहे थे। कुछ यूं ही इधर उधर का सामान। इन बातों को रुखसत करने के लिए बापू घर के सब लोग नीचे चले आए थे, लेकिन सामने ज्ञान भून से मेरे सिवा कोई ना आया था। मोटे भैया और भाभी तो क्या आते, मासूम हिमा को भी उन्होंने गुसल खाने में बंद कर दिया था, जहां से उसके रोने की आवाज गली में आ रही थी। पहले बुजुर्ग की माँ और पंजाबन के सहारे जोगिया की माँ उतरी और गिरती पुड़ती विक्टोरिया में बैठ गई। थोड़ा सांस दुरुस्त किया और सबकी तरफ हाथ जोड़ती हुई बोली, अच्छा बहनों, हम चलते भले, तुम बसते भले। और फिर आई जोगिया। जोगिया ने हल्के गुलाबी रंग की एक खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी और गुलाब का ही एक फूल मेहनत और खूबसूरती से बनाए हुए जोड़े में टांग रखा था। अभी वो विक्टोरिया में बैठी भी ना थी कि अग्यारी का पारसी प्रोहत
उधर आ निकला। मैंने आदतन कहा, साहब जी। आरसी पुरोहित ने जवाब दिया और फिर मुझे और जोगिया को तकरीबन एक साथ खड़ा देखकर मुस्कुराया, आशीर्वाद में हाथ उठाए और मुंह में संध्यावस्था का जाप करता हुआ चला गया। जोगिया गाड़ी में बैठी तो उसके होठों पे मुस्कुराहट थी, जब मैं भी मुस्कुरा दिया।